ज़मरूश के आने से महावीर की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आई थीं। वो अपने तेश पर काबू पाने लगा था, खुशी और गम का इज़हार करना सीख गया था। गो की बोलता अब भी कम था मगर शऊर बेदार होने लगा था। उसका ज़्यादातर वक्त ज़मरूश के साथ ही गुजरता। अम्मा बेगम उसकी मुस्बत बदलाव पर काफ़ी खुश थी। शामिर एहसानी साहब चूंकि इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ थे, इसलिए महावीर की तब्दीलियों पर गौर नहीं कर सके। सियासी भेदभाव के चलते ज़मीन और जायदाद के कब्ज़ों में भी कमी आ गई थी, इसलिए उसके हाथों कत्ल गारत भी ना होने के बराबर थी। दूसरी तरफ समरूश ने अपनी शादी को दिल से तस्लीम कर लिया था। उसके लिए महावीर की सेहत याबी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हो गई थी। बहादुर काका के साथ वो महावीर के खाने पीने और दीगर अशिया खुर्दनोश की निगरानी करने लगी। अब उसका अगला मकसद महावीर को अपनी पहचान के अच्छे डॉक्टर को दिखाना और फिर उस दिलो दिमाग में छुपे ओलंपिक्स और तलवार जनी के बाबत राह जानना। अक्टूबर के अख्ताम के साथ बारिशों का नया सिलसिला सुबह बलूचिस्तान का रुख कर गया। उस रोज सुबह से काले बादलों का रास्ता, आफ्ताब की लाख कोशिशों के बावजूद भी बादलों ने उसका रास्ता रोके रखा। मौसम से लुत्फानंदोज होने अम्मा बेगम बरामदे की सीट पर बैठी। महावीर उनके कदमों के पास चौकड़ी किए बैठा आसमान में होते गर्ज चमक से महसूस हो रहा था। अम्मा बेगम हल्के हाथ से उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। महावीर को बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी मुद्दत बाद उसमें माँ के प्यार को महसूस करने का जज्बा पैदा हुआ था। जमरूश पिलर के पास खड़ी उन माँ बेटे का ये प्यार देख रही थी। जब बरसात शुरू हुई, महावीर चलो बारिश में, उसने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा। नहीं, बारिश गीला करती है। महावीर मासूमियत से इनकार करने लगा। कुछ नहीं होता, गीले हो गए तो चेंज कर लेना। चलो, बहुत मजा आएगा। जमरूश ने दिलचस्पी से अल्तजा की थी। नहीं, वो झुंझलाकर दूर हुआ। जमरूश मुंह बना गई और खुद कदम कदम लॉन की सिमत आने लगी। महावीर का दिल दोहरी कैफियत में घिर गया। उसके मासूम तासुरात देखते हुए मजीद खुद को रोक न पाया और डरते डरते कदम पोर्ट से बाहर रखा। ताज़ी हवा और गीली घास ने उसमें सरायत पैदा कर दी। वो महसूस होता लॉन में निकल आया। गीले घास में नंगे पैरों से गुदगुदी सी होने लगी। वो पलके झपकाता भाग कर जमरूश के पास आ गया। देखते ही देखते आसमान से गिरती बौछारटी उन्हें भिगोना शुरू कर दिया। महावीर आंखें सख्ती से नीचे सर झुकाए मुठियां सीने से लगाए खड़ा रहा। उसे भीगते हुए अजीब लग रहा था। ये एहसास खुशी का है या गुस्से का, वो समझ ना सका। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते उसकी नजर जमरूश पर पड़ी। वो दिलजोई से हाथ हवा में बुलंद करके सर उठाए। बरसात की बूंदें अपने चेहरे पर गिरती महसूस करके खुशी से सरशार हो रही थी। उसे देखते देखते महावीर का खौफ कम होने लगा। उससे पलके झपकाते झिझकते हुए बाजू फैलाकर बारिश को आगोश में आने की दावत दी। अब की बार चेहरे पर लड़कते कतरे उसे दिली खुशी बख्श रहे थे। मजा आ रहा है ना? जमरूश ने चहकते हुए महावीर के हाथ थामे और गोल गोल घूमने लगी। ओ नो! महावीर बच्चों की जैसे खिल उठा। अम्मा बेगम अव्वल तो महावीर के लिए फिक्रमंद थी, मगर फिर उसके चेहरे पर सुकून आते देखकर मुतमिन होगी। साल के पहले बारिश का नजारा करते योशी का बेटा भी बरामदे में आ गया था। शामिल लॉन में आने कदम बढ़ाता मगर महावीर को देखकर उदासी से पीछे हट जाता। उसकी ये कैफियत जमरूश देख चुकी थी, इसलिए भागते हुए वापस बरामदे में आई। यामीन, आओ हमारे साथ खेलो। जमरूश उसके सामने झुकी। जमरूश के गीले बालों से गिरती पानी की बूंदें फर्श को भिगा रही थी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। यामीन ने मुंह बसोरते हुए सर झुकाकर दाएं से बाएं किया। क्यों? जमरूश की नजरों में हैरत दर आई थी। मामा ने मना किया है, उनके पास जाने से, वो मारते हैं। यामीन की बात पर महावीर का चेहरा उतर गया। कभी आपको मारा है? जमरूश ने मासूमियत से सवाल किया। यामीन ने सोचते हुए सर नफी में हिलाया। तो अब क्यों मारेंगे? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो आओ, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कुछ नहीं कहेंगे। जमरूश ने अपनायत से उसका नन्हा हाथ अपने हाथों में ले लिया और लॉन में ले आई। यामीन बारिश में आकर खिलखिला उठा और तालियां बजाते उछल उछल कर खुशी का इजहार कर रहा था। महावीर के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई थी। जमरूश का ध्यान अब यामीन पर था और महावीर का जमरूश पर। कैसी लड़की थी वो! एक लम्हे में सबका दिल जीत सकती थी। कहाँ से ये खसूसियात मिली थी? महावीर बिना पलक झपकाए उसे देखे गया। उसकी भीगी लटें, शफाफ चेहरा, चमकती आंखें, मुस्कुराते होंठ, नरम लम्स, उसके दिल में कुछ नए जज्बात जागे थे। अपनी बीवी की जानिब फरिफ्ता होने के जज्बात, मोहब्बत का एहसास, इश्क की नज़र, कुर्बत की तलब। कुछ देर बाद बारिश की रफ्तार धीमी होगी। मनहसा ने गुजरते हुए लॉन में देखा तो यामीन को महावीर के साथ देखकर आग बगोला होती उसके सर पर पहुंची। किसकी इजाजत से यामीन को उस पागल के पास लाई हो? मनहसा ने इतनी सख्ती से यामीन को खींचा कि वो करा उठा। भाभी, महावीर पागल नहीं है और आपके जेठ हैं, ये कैसे पेश आ रही हैं?
यामीन उनका भतीजा है, आप उसे महाबीर के पास जाने से क्यों रोकती हैं? जमरोश ने इतनी ही ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसे मुन्नसा का महाबीर को पागल कहना बहुत बुरा लगा था। अपनी ये नसीहत अपने पास रखो, मेरे बच्चों पर कोई हक नहीं है तुम्हें। मुन्नसा उंगली उठाकर गजबनाक तासुरात बनाए जमरोश को डपटने लगी। मुन्नसा का यूं उस पर चिल्लाना महाबीर को तैश दिला रहा था। उसकी धड़कन तेज होने लगी, आंखें जबत से सुर्ख पड़ गई। वो मस्तरी भौता लब काटने लगा। तो आपको भी कोई हक नहीं है महाबीर को यूं मुखातिब करने का? दोबारा उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवाबी कार्रवाई करते जमरोश भी बराबर का गुस्सा दिखा रही थी। बिफरी शेरनी की मानिंद वो महाबीर के दिफा में खड़ी थी। महाबीर उसकी खातिर देखते खामोश था, वरना उसके आगे कभी किसी की बोलने की हिम्मत ना हो पाती थी। तुमने आगा साहब और अम्मा बेगम को अच्छी पट्टी पढ़ा रखी है, मगर मुझसे मत उलझना। मैं तुम्हें मुन्नसा दांत पीसते हुए एक कदम आगे आई थी कि महाबीर तंदोतेज नजरों से उसे घूरते जमरोश के सामने आ गया। मुन्नसा उसे तैश में देखकर सहम गई। वो जमरोश और मुन्नसा के माबैन दीवार की मानिंद खड़ा हो गया था। उससे अपनी मियान पर हाथ रखा ही था कि मुन्नसा का लहू खुश्क पड़ गया। अम्मा बेगम खौफसदा होकर उनके पास आके जमरोश ने छठ से उसका बाजू मजबूती से थाम लिया ताकि तलवार ना निकाल सके। महाबीर नो, मैं कह रही हूं ना, नो। जमरोश पलट कर सामने आई और उसका चेहरा हाथों में लेकर अपने सामने किया। वो महाबीर की नजरें मुन्नसा पर से हटाना चाहती थी। उससे जोर देते उसका रुख अपनी सिमत किया और नफी में सर हिलाकर मना किया। बारिश खत्म हो गई, चलो अंदर। उसका लम्स पाकर उसकी आंखों में देखते वक्त रहते वो अपना गजब काबू करते गुर्राया और जमरोश का हाथ पकड़े अंदर की जानी बढ़ गया। उसके जाने पर मुन्नसा ने गले में अटकी सांस बहाल की थी। अम्मा बेगम ने उनके जाते ही मुन्नसा से गिला किया, क्या जरूरत थी उसे गुस्सा दिलाने की? इतनी मेहनत से हम उसे नॉर्मल करने की कोशिश करें और तुम? वो बात अधूरी छोड़कर हफ्की जाहिर करते बढ़ गई। मुन्नसा ने सबसे अपनी इंसल्ट करवाकर अंदर का रुख किया। कमरे में दाखिल होते ही महाबीर ने मेज को लाते मारी। ड्रेसिंग टेबल पर सजे परफ्यूम्स और डेकोरेशन का सामान फर्श पर गिर पड़े। महाबीर इट्स ओके, बस करो। जमरोश ने चीजों की वार से बचते हुए पीछे से ही सदा लगे। वो चिल्लाते हुए वार्डरोब पर मुक्के बरसाकर तोड़ने लगा। महाबीर स्टॉप इट। उसने पीछे से लपक कर महाबीर को अपने हिसार में लेना चाहा। यह अमल गैर मुतवक्का था, इसलिए महाबीर ने घूमकर उसकी पकड़ नाकाम कर दी। जमरोश लड़खड़ाकर वार्डरोब से जा टकराए। महाबीर का हाथ उसके गले पर पड़ चुका था। एक पल को जमरोश को शादी की सुबह का वाकया याद आया। वहीं महाबीर करंट खाकर पीछे हुआ। उससे अपने कपकपाते हाथ को देखा था। उसे जमरोश से मोहब्बत थी। वह गजब के आलम में होकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पहले मुन्नसा भाभी का गुस्सा और अब जमरोश का गला पकड़ने पर शर्मिंदगी। महाबीर की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठते अपने लंबे बाल खींचने लगा। महाबीर क्या कर रहे हैं? खुद को ऐसे अजियत ना दे। जमरोश ने हिम्मत न हारी, जबकि दिल में अपनी कोशिशें नाकाम होने का हच्चा गोते खा रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। कोई मुझे नहीं चाहता। वो अपने इस्तेराब खुद पर ही निकालने लगा। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ ना आपको। अम्मा बेगम चाहती हैं, आगा साहब भी तो इतना इतना चाहते हैं। जमरूश ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर खुद से लगाया। उसके मोहब्बत भरे लम्स पर महाबीर रुक गया। जमरूश का सर उसके कंधे पर था और उसके हाथ बगल के गिर्द से होते महाबीर की पीठ पर टिके थे। महाबीर की तेज धड़कनें उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। माहौल में सकूत सा छा गया। दोनों के माबैन कोई हरकत न हुई। कमरे में गूंजती सांसों के अलावा कोई आहट न थी। महाबीर की तेज धड़कनें नॉर्मल होने लगी। सांसों की रफ्तार अपने दर्जे पर आ गई तो जमरूश ने सर उठाकर उसे हसार से अलग किया। महाबीर अब भी साकत और सर झुकाए बैठा रहा। जमरूश ने मुखातिब करते उसकी थोड़ी उठाकर चेहरा अपने सामने किया तो ठटक गई। महाबीर की आंखें सुर्ख और पुरनम थी। महाबीर, बुरा लगा भाभी की बातों का? जमरूश ने उसके सते हुए चेहरे से आंसू साफ करते पूछा था। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैं बचपन से ही ये सब सुन रहा हूँ, पर तुम्हें डांटे तो अच्छा नहीं लगता। महाबीर ने रुक रुक कर उखड़ी हुई सांस में अपनी बात मुकम्मल की। दो आंसू टूटकर फिर से रुखसार पर लड़कते शेफ में जज़ब हो गए। जमरोश के दिल में टीस सी उठी थी। ओहो, जाने दे, मैं तो आपकी शेरनी हूं ना। मुझे कौन डांट सकता है भला? आपके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। चले, रोते नहीं, अब चुप हो जाए। महाबीर के दिल में अपना मुकाम देखकर समरूश की आंखें भुरा गई थी, मगर उसने पलके झपकाकर आंसू अंदर उतारे। गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज करते हुए वह महाबीर को बेड किनारे टिका गई। वो जज्बाती था, उदास था, दिलो दिमाग को ठेस पहुंची थी।
اس لیے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر زمروش جلدی سے تولیہ لیے بیڈ پر چڑھ کر گھٹنوں کے بل ٹک کی اور مہابیر کے بال خشک کرنے لگے۔ کم سے کم اسے یہ تسلی ہوئی تھی کہ مہابیر کی دماغی حالت ٹھیک کرنے کی کوشش بیکار نہیں گئی تھی۔ آج وہ دل کی باتوں کا اظہار کرنا سیکھ گیا تھا۔ ویسے مزہ آیا نا بھیگ کر؟ کبھی کبھی بارش میں گیلا ہونا بھی اچھا رہتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ پتہ ہے میں اور ارباز بھائی بھی ہمیشہ بھیگا کرتے تھے، اور پھر بیمار پڑنے پر اماں کی جو ڈانٹ پڑتی تھی، اف، بچپن کے بھی کیا دن تھے۔ زمروش بچپن کی یادوں میں کھو گئی۔ مہابیر کا دھیان بٹانے بارش سے جڑی اپنی یادیں شیئر کرتی کافی دیر بولتی رہی۔ مہابیر کا دھیان بٹ بھی گیا تھا۔ اسے زمروش کا بولنا اپنے بالوں میں ہوتے اس کے ہاتھوں کے حرکات آنکھوں میں خوشی دکھوں کے سمندر سے نکال لائی تھی۔ زندگی میں جب انسان پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس وقت کوئی دوسرا ہمیں جوڑنے آتا ہے، جو ہمیں زندگی کے سب سے مشکل پھر سے کھینچ کر نکالتا ہے اور پھر سے جینے کی تمنا دیتا ہے، سکون کی وجہ ہوتا ہے۔ ہم اس کی نظر سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور نئے رنگوں کو اپنانا اچھا لگتا ہے، جس سے اس شخص نے متعارف کروایا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے سب سے خاص بن جاتا ہے۔ مگر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی انسان ہم سے الگ ہو جاتا ہے اور انسان پھر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا مہابیر اور زمروش کی زندگی میں ایسا فیض آنے والا ہے؟ قسمت فیصلہ کر چکی تھی۔ منزہ کمرے میں داخل ہوتے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے کام کرتے یوشا پر برس پڑی۔ بس بہت ہو گیا یوشا، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ کل کی آئی لڑکی مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ تم آغا صاحب سے ہر بٹوارے کی بات کرو گی یا میں کروں؟ اس کی آواز کی تندی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ یوشا نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز بیزاری سے بھرا ہوا تھا۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ اگر سڑک پر نہ لاد دیا اسے تو میرا نام بھی منزہ نہیں۔ منزہ حقارت سے سوچتے خلا میں دیکھتے ہوئے منمنائی۔ یوشا اب بھی بنا تاثر لیے بیٹھا رہا۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اب تم نے حصہ الگ نہیں کیا تو میں یامین اور ادیبہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ منزہ نے یوشا کی دکھتی رگ پر زور دیا۔ ہر باپ کے جیسے یوشا کی بھی بچوں میں جان بستے تھی، جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں منزہ دیر نہ کرتی۔ بچوں کو لے کر چھوڑ جانے کی بات پر یوشا تیز سے لیپ ٹاپ کو بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آج کے ہان سے بات کر کے حل نکالتا ہوں۔ تم بار بار بچوں کو لے کر چھوڑ جانے کی دھمکی مت دیا کرو۔ رخ موڑے وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ منزہ محض سر اس بات میں ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یوشا نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر لمبا سانس خارج کیا۔ جانے انجانے منزہ کی لگائی چنگاری اس کے اندر مہابیر اور زمروش کے خلاف آگ بھڑکا چکی تھی۔ اگلی صبح حسب معمول ناشتے کی ٹیبل پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ زمروش جلدی ناشتہ کر کے اٹھی اور آغا صاحب کے سیٹ کے پاس کھڑی ہوگی۔ اماں بیگم دل تھامی اسے دیکھ رہی تھی۔ مہابیر ٹوسٹ کھانے میں مگن رہا۔ اسے اپنے سہرانے کھڑے ہوئے ہاتھ مروڑتے پا کر شامیر صاحب نے ایک آئی برو اٹھائے اسے دیکھا۔ آغا صاحب، میں مہابیر کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ ان کے متوجہ ہونے پر زمروش کنکاری۔ اسے آج میرے ساتھ ایک پارٹی کانفرنس میں جانا ہے، تم پھر کبھی لے جانا۔ شامیر صاحب نے اطلاع دے کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ زمروش اور اماں بیگم میں مایوس کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اپنے متعلق گفتگو ہوتے سن کر مہابیر نے باری باری ان تینوں کو دیکھا تھا۔ آغا صاحب کے ساتھ جانے کا سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اسے اپنے والد کے ہمراہ ٹاٹ باٹ سے چلنا اچھا لگتا تھا۔ ان کا انکار سن کر زمروش پلٹ کر سیڑھیوں کے سمت چل پڑی۔ قدم قدم اوپر چڑھتے وہ پلان کینسل ہونے پر افسردہ تھی، لیکن کوشش تو پھر بھی جاری رکھنی تھی۔ نہیں، آج نہیں آ سکیں گے۔ اس نے کمرے میں آ کر کال ملائی۔ آج نہیں تو پھر اگلی اپائنٹمنٹ نیکسٹ منتھ کی ملے گی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کل واپس کوئٹہ جا رہی ہیں۔ کال پر موجود اسسٹنٹ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ نیکسٹ منتھ کے لیے اپائنٹمنٹ لے کر رکھ لیں۔ زمروش نے بے دلی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ موبائل فون ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہیں آغا صاحب مہابیر کے ہاتھوں کسی کا؟ اس کے آگے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ معاملہ سمجھ چکی تھی۔ خوف زدہ ہوتے وہ کمرے سے باہر آئی اور تیز تیز سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ بھابھی، مہابیر کہاں ہے؟ اس نے راستے میں ہمنا کو روک لیا۔ کیوں؟ ناشتے کی ٹیبل پر سنا نہیں؟ آغا صاحب ساتھ لے کر گئے ہیں نا اسے؟ اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے جتایا۔ زمروش نے سر پر ہاتھ مارا اور اماں بیگم کے پاس جاتے ان کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اماں بیگم، آغا صاحب کا کانفرنس کہاں ہونا ہے؟ اس نے انہیں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ تو اسمبلی ہال میں ہے۔ اماں بیگم اس کا اڑا رنگ دیکھ کر مضطرب ہوئی۔ وہاں مہابیر کیا کام؟ ضرور آغا صاحب اس کی تلوار سے کسی کا اختتام کروانے والے ہیں۔
जमरूश पर अब कपकपी तारी हो गई थी। ये कोई नई बात नहीं है। अम्मा बेगम ने बेबसी से हंकारा भरी। पर मैं अब महावीर को किसी की जान नहीं लेने दूंगी। मैं असेंबली जाकर रोकूंगी उन्हें। जमरूश नतीजे पर पहुंचते बाहर जाने लगी कि अम्मा बेगम ने उसका बाजू थाम कर रोक लिया। महावीर के साथ रहकर तुम भी बच्ची बन गई हो क्या? असेंबली में जाओगी? नवाब साहब के होते तो महावीर को रोकोगी? वह मानो उसे जता रही थी। नवाब साहब ने उल्टा इशारा कर दिया तो जिसको मारना है उसकी जगह महावीर तुमको मार देगा। पागल मत बनो। अम्मा बेगम ने अपनी बलोची लहजे में तरदीद की। पर अम्मा बेगम, ऐसे हमारे महावीर को नॉर्मल करने की मुहिम पर गलत असर पड़ेगा। जब तक वो इंसानों की जिंदगी की कदर करना न समझ ले, खून की कीमत न जान ले, हमारा उसे नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश फजूल है। जमरोश का दिल भराया था। उसे मंजूर न था कि उसका शौहर मजीद कोई जुर्म करे। यहाँ नवाब शामीर एहसानी की हुकूमत है जमरोश। यहाँ औरत महज हवेली तक ही महदूद है। जो दीवार उन्होंने बनाई है वो फलांगों की तो मार दी जाओगी। अम्मा बेगम ने समझाने की एक और कोशिश की। अम्मा बेगम, कहते हैं जिंदगी में कई चीजें हमसे छीन ली जाती हैं मगर कभी न कभी किसी और सूरत में हमें दोबारा मिल भी जाती हैं। लेकिन इंसान इंसान अगर बिछड़ जाए तो सारी जिंदगी किसी और शक्ल में ढूंढने से भी नहीं मिलता। इंसानों का कोई नेमल बदल नहीं है। आज हम किसी से उसका प्यारा छीन लें, कल को मकाफात हमसे हमारा कोई प्यारा छीन लेगा। जमरोश की बातों में तकलीफ थी जो वो दूसरों के लिए महसूस कर रही थी। बस दुआ ही कर सकते हैं। अम्मा बेगम लाजवाब हो गई थी। नहीं अम्मा बेगम, मैं यूं जुल्म पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। मैं जाऊंगी असेंबली। बुराई को रोकने का हुक्म तो कुरान में भी है। मैं रोकूंगी उस बुराई को। उसने अज़म लिया और बाहर निकल गई। असेंबली हॉल कारकुनान और सियासी रहनुमाओं से भरा हुआ था। जनाब स्पीकर अपनी नशिस्त पर बैठे थे। पार्टी चेयरपर्सन और उनके अराकीन अपनी अपनी नशिस्त संभालने लगे। दूसरी मंजिल की रेलिंग के साथ भी कुछ चेयर्स रखी गई थी जहां रहनुमाओं के साथ आए अमला तशरीफ फरमा थे। यूशा और केहान आज आगा साहब की तकरीर में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। नवाब शाह मीर एहसानी और उनके अकब में सीधे चलता महावीर असेंबली हॉल के अंदर आए और अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो गए। हम इससे पहले तो कभी तकरीर में नहीं आए, फिर आज क्यों आए हैं? केहान ने यूशा को देखा था। वह गहरी सोच में से आंखें महावीर पर टिकाए हुए था। उनकी कोई कमजोरी ढूंढने ताकि महावीर भाई और आगा साहब की ये जोड़ी तोड़ सके। यूशा आसपास के हजूम में हल्का गोया हुआ। उससे क्या मिलेगा? कि हाँ ने लापरवाही से शाने उचकाए थे। बेवकूफ, उनकी दूरी हमें हमारे मकसद के करीब कर देगी, इसलिए दिमाग लगाओ और कोई दुखती रग ढूंढो। अब की बार सख्ती से तंबीह किया गया। स्पीकर साहब कनकारे तो हॉल में बोलती जुबानें बंद होगी। अजलास शुरू हुआ तो केहान भी खामोश हो गया और यूशा की बातों पर अमल करते आगा साहब और महावीर को देखने लगा। महावीर आगा साहब के साथ पहले भी नॉर्मल इंसान की तरह रहता था और अब उसमें आई बेहतरी से किसी बाहर वाले के लिए उसके दिमागी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता। जमरूश ड्राइवर के हमरा जब असेंबली हॉल पहुंची तो इजलास अख्ताम के करीब था। वो मेन गेट के पास खड़ी थी जबकि गार्ड्स उसे बगैर किसी आईडी के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। आप नवाब शामीर एहसानी को इत्तला करें, मैं उनकी बहू हूँ। जमरूश ने एक गार्ड को रिक्वेस्ट की। गार्ड ने फिर भी सर को जंबश देकर इनकार किया। अच्छा, फिर आप महावीर को बुला दीजिए। उसने दूसरी कोशिश की मगर वो भी नाकाम रही। यूशा दूसरी मंजिल पर खिड़की के करीब बैठा इजलास सुन सुनकर उकता गया और अंगड़ाई लेते रुख खिड़की की सिमत करके बाहर देखा तो गार्ड्स के साथ मुबाहिसे में मसरूफ जमरूश पर नजर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने हैरानगी से बोला। उसके तबसरे पर केहान ने भी सर ऊंचा करके खिड़की से बाहर देखा था। यूशा के दिल में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हुए, इसलिए उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। केहान भी उसकी पैरवी करते सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। अब क्या करूं? ये लोग तो सुन ही नहीं रहे। कैसे जाऊं अंदर? पता नहीं वहां क्या चल रहा है। जमरूश ने कोशिश तर्क करते सर पर हाथ मारा। भाभी, आप यहाँ? यूशा ने एक इंसान का रूप धारे वहां आया। शुक्र है आप मिल गए। ये गार्ड्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। जमरूश ने उसे देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और सारी रोदात सुनाई। उन्हें जाने दो, ये महावीर भाई की बेगम है। यूशा ने गार्ड्स को तस्दीक दी तो उन्होंने रास्ते से हटकर जमरूश को अंदर जाने दिया। थैंक यू सो मच यूशा भाई। जमरोश उसका मशकूर होते अंदर को लपकी। आपने उसको अंदर क्यों जाने दिया? आगा साहब को सियासत में घर की औरतों का दखल पसंद नहीं है। वो उसे देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। कि हाँ ने खदशा जाहिर करते हुए कहा, यही तो देखना है कि उसे यहाँ देखकर आगा साहब क्या करते हैं। यूशा तमाशा मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए फौरन अंदर की जानिब बढ़ा। वहीं हॉल में इजलास अख्ताम पसीर हो गया था। सब अराकीन एक एक करके सीट से उठ रहे थे।
शामिर साहब महाबीर को लिए वजीर आला के सर पर जा पहुंचे। जनाब वजीर आला साहब, कैसे हैं आप? शामिर साहब ने रौबदार आवाज में मुखातिब किया। उनकी आवाज पर उजलत में जाते वजीर साहब रुक के, सांस गले में अटके, खुद को नॉर्मल रखते हुए आहिस्ता से मुड़े। नवाब साहब, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। उन्होंने मसनूई खुशी का इजहार किया। 5 करोड़ मुझसे लिए, जुबान मुझे दी, पर सीट किसी और को। वह कदम कदम आगे आए। उनके कदम बढ़ाने पर तो वजीर आला साहब बेतासुर थे, मगर जब महाबीर ने कदम बढ़ाया तो वह डगमगा गई। मैंने कहा था शामिर, पार्टी वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, सीट मिलना मुश्किल है, वजीर साहब ने वजाहत दी। आपने भी तो कहा था कि आप देख लेंगे, और वैसे भी आजकल करप्शन कौन नहीं करता। एक मामूली दूध वाले से लेकर वजीर आजम तक सभी करप्ट हैं। थोड़ी बहुत मैंने कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई। शामिर साहब बिल्कुल उनके रूबरू आए। उनकी आंखों में वहशत और चेहरे के तासुरात बेहद सख्त थे। वहीं महाबीर घूम के वजीर आला साहब के अकब में आ गया था। वहां से गुजरते कारकुनान ये मंजर देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। वजीर आला साहब ने अपने गार्ड्स की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर उन्हें शामिर साहब के गार्ड्स पहले ही अपने घेरे में ले चुके थे। मैं कुछ करता हूँ ना शामिर, आज ही तुम्हारे लिए दूसरी सीट देखता हूँ। वजीर आला साहब ने दोस्ताना मिजाज बनाया। मैं एक ही मौका देता हूँ जनाब, अब आप वो मौका खो चुके। शामिर साहब ने तिरछे मुस्कान के साथ कहते महाबीर को देखा। उसने बिना किसी खौफ के असेंबली हॉल में अपनी तलवार निकाली और वजीर आला साहब की गर्दन पर रखी तो थी, मगर चला न सका। इससे पहले उसकी नज़र दूर से भाग कर आती जमरूश पर पड़ चुकी थी। महाबीर उस बात का तयन न कर पाया कि उसे यहाँ देखकर खुश होना है या खफा होना है या सरप्राइज, उसलिए महज टिकटिकी बांधे देखता रहा। दूसरी तरफ शामिर साहब को महाबीर की इस हरकत पर खटक महसूस हुई। वो आईब्रो मिलाए आंखें छोटी करके मुड़े तो ठटक कर रह गए। उनके आईब्रो फैल के आंखें पूरी खुल गई। महाबीर, नो, तलवार नीचे कर लो। जमरूश ने करीब आते हाँपते हुए सदा दी और झट से उसकी तलवार का रुख वजीर आला साहब की गर्दन से हटाकर नीचे कर दिया। वजीर आला साहब मौका का फायदा उठाते हुए राह फरार अख्तियार करते भाग निकले। जो राह गुजर उस मामले को शामिर साहब और वजीर आला साहब का खेल समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, अब एक नौजवान लड़की को उनके माबेन आते देखकर रुक गए और खामोश तमाशाई बनी उन्हें देखने लगे। शामिर साहब हट जाने को थे, उनका चेहरा गजब से सुर्ख होने लगा। वो जमरूश का बाजू दबोच कर एक कोने में ले जाने लगे। महाबीर परेशान होता उनके पीछे हो लिया। यूशा और के हाथ थोड़े फासले पर खड़े, हाथ जेबों में डाले उस मामले का जायजा लेते रहे, अलबत्ता पास आकर सुलझाने की कोशिश न की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके इजाजत से यहाँ आई हो? हाँ, उनका दांत पर दांत जमाए गुराना और मजबूत गिरफ्त जमरूश का खून खुश करने को काफी थी। तकलीफ के एहसार उसके चेहरे पर नुमाया वाज़िया थे। महाबीर की धड़कन भड़की, एक तरफ जिंदगी देने वाला, एक तरफ जीना सिखाने वाली। वह किसका साइड ले उसे समझ न आया। मैं आपको रोकने आई हूँ। महाबीर ना समझ है, मासूम है, सही गलत अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर सकते, पर मैं सालम इंसान हूँ। मैं आपको उन्हें मजीद इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। जमरूश ने अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर मुद्दा रखा। तुम मुझे रोकोगी? हो कौन तुम? चुपचाप हवेली लौट जाओ। सर पर बैठने की जुर्रत करोगी तो मुंह के बल गिरोगी। अपनी औकात मत भूलो। शामिर साहब ने उंगली दिखाते सख्ती से तंबीह किया और वजीर आला साहब की तलाश में नजरें दौड़ाई। मेरी औकात यह है कि मैं आपकी बड़ी बहू हूँ। आपने खुद अपनी मर्जी से मेरा निकाह महाबीर से करवाया और अब मैं आपको महाबीर के हाथों मस्जिद कत्ल व गारत नहीं करने दूंगी। मैं अपने शौहर को गुमराही से निकालना चाहती हूँ, उसे नॉर्मल इंसान बनाना चाहती हूँ। प्लीज आगा साहब। उसकी आवाज़ डगमगा के गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया। उसे खुदा ने ऐसा पैदा किया, तुम कैसे नॉर्मल करोगी? शामिर साहब को उसकी बात बेमंतक लगी। मैं नॉर्मल नहीं कर सकती तो आप मस्जिद बिगाड़ना भी छोड़ दें, उसे इंसानों जैसे जीने दें, हैवान मत बनाए। जमरूश ने इल्तजा करते हाथ जोड़ दिए। महाबीर उनके तकरार से मुस्तरिब होता हाथों की मुट्ठी बना के गला तर करती उसने सर उठाया तो यूशा पर नजर पड़ी। खुद के आगा साहब के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो भाइयों का रुख किया। आगा साहब को रोको, वो जुमर को डांट रहे हैं, उसने भीगती आवाज में कहते यूशा का हाथ पकड़ा। तुम्हारी बीवी है, तुम रोको। यूशा ने इस्तेहज़ाइया हंसते हुए अपना हाथ झटका। यो तो महाबीर से सब बहन भाइयों में बड़ा था, लेकिन दिमागी कमजोर होने की वजह से अक्सर औकात हैसियत छोटी हो जाती। तो तुम रोको। यूशा ने रद्द किया तो उसने केहान की इल्तजा की। हमसे ज्यादा तो आगा साहब तुम्हारी सुनते हैं बड़े भाई, तुम रोको, जल्दी जाओ, वरना तुम्हारी जुमर को मार देंगे। केहान ने उसके लहजे का मजाक उड़ाते तबसरा किया था। महाबीर के लिए
زمروش کا نام لمبا اور مشکل ہو جاتا اس لیے وہ اسے زمر کر کے مخاطب کرتا تھا۔ کیہان کے الفاظ پر مہابیر کے پیر جامد ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے ایڑیوں کے بل گھوما۔ ان سے کچھ فاصلے پر آغا صاحب اور زمروش کی اب تک تکرار جاری تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آغا صاحب کو غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مہابیر رو پڑا۔ آنسوں نے منظر خیرا کر دیا، مگر دل میں نئے جذبات اٹھنے لگے، اور بالآخر اس نے واپس آغا صاحب اور زمروش کا رخ کیا۔ یوشا اور کیہان کو لگ رہا تھا کہ وہ دونوں مہابیر کو حقیر قرار دے گئے ہیں، مگر دراصل ان کی یہ حرکت اس میں ایک نئے احساس کو پیدا کر چکی تھی، محبت کا احساس، اپنے حق کے لیے خود لڑنے کا احساس، زمروش کی حفاظت اسے ہی کرنی ہے، یہ احساس۔ ان سب احساسات کے تحت اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ آغا صاحب کے آگے آنے کی ہمت کی۔ مت ڈانٹو اسے، مت ڈانٹو، مجھے ڈانٹو، اسے نہیں، مجھے ڈانٹو، اس کو نہیں۔ وہ سر جھکائے ایک ہی سانس میں بنا حق لائے کہتے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگا۔ زمروش اس کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ مہابیر نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مہابیر کی اس دلیری پر نہ صرف آغا صاحب بلکہ زمروش کا بھی حیرانی سے منہ کھول گیا۔ وہ دونوں اپنے آپس کی تکرار بھول کر مہابیر کو دیکھنے لگے۔ مہابیر کی آنسو ضبط کرتی آنکھیں سرخ پڑ گئی، سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی اور قدم لڑکھڑا گئے تو آغا صاحب نے اپنا ہوش سنبھالتے اسے تھام لیا۔ زمروش کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ مہابیر ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، لمبا سانس لو، چلو شاباش، میری طرف دیکھو۔ زمروش نے اس کے سینے پر سہلاتے اس کا رخ اپنی سمت کیا اور اسے لمبا سانس لے کر دکھانے لگی۔ مہابیر نے بند ہوتی آنکھیں کھولی اور اس کی پیروی کرتے لمبے سانس لینے لگا۔ حالت کچھ سنبھلی تو آغا صاحب اس کا بازو اپنے کندھے پر ڈال کر سہارا دینے لگے۔ باپ کو محنت کرتے دیکھ رحمدلی کی اداکاری دکھاتے یوشا اور کیہان اس جانب لپ کے اور مہابیر کو ان کے بازوؤں سے لے کر خود سہارا دیا اور گاڑی کی سمت بڑھ کے